वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने जो है मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट जो है उसका डिफरेंशिएशन देख लिया था। आज के वीडियो में हम देखेंगे जो है मनी मार्केट के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हमारे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो होता है हमारा होता है ट्रेजरी बिल्स। ठीक है, जिसे टी बिल्स भी कहते हैं। तो ये जो होती हैं ट्रेजरी बिल्स जो होती हैं वो शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड होती है। ठीक है, क्या होती है? शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड होती है, जो कि कौन इशू करता है? आरबीआई। ठीक है, फिर उसके बाद होता है हमारा सर्टिफिकेट डिपॉजिट। सर्टिफिकेट डिपॉजिट जो होते हैं वो टर्म डिपॉजिट होते हैं, जो कि कॉरपोरेट्स यानी बिजनेस कॉरपोरेशन, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, ट्रस्ट्स, इंडिविजुअल्स जो होते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करते हैं। ठीक है, तो ट्रेजरी बिल क्या होती है? वो आरबीआई करती है, बॉन्ड वो इशू करती है, और ये जो होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आती है। ठीक है, जबकि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स जो होती है बिजनेसमैन, कमर्शियल बैंक, ट्रस्ट, इंडिविजुअल्स ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करते हैं। रीपर्चेज एग्रीमेंट, जिसे हम लोग रेपो कहते हैं, रीपर्चेज ऑफ एग्रीमेंट एक लीगल एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच, जहां पे एक पार्टी जो है बेचती है सिक्योरिटी टू अनदर पार्टी की एक प्रॉमिस के साथ कि वो परचेज कर लेगी इसको बाद में आके। ठीक है, रीपर्चेज एग्रीमेंट ये होते हैं। मतलब ये होता क्या है कि मान लो एक बैंक है, उसे पैसे की जरूरत पड़ी, तो वो जो होगा वो अपना एग्रीमेंट सेल कर देगी जो है आरबीआई को, और कहेगी विद उस पे लीगल वो होगा, एग्रीमेंट होगा कि बाद में वो आके अपनी उस सिक्योरिटी को छुड़ा देगी। ठीक है, इसके बाद होता है हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर कमर्शियल बिल्स। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट्स होता है जो कि बिजनेसेस देती हैं। ठीक है, ताकि उनकी शॉर्ट टर्म मनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके। जैसे कि एक जो है बड़ी कंपनी है, उसने एक छोटी कंपनी से जो है कुछ ऑर्डर मंगाया। ठीक है, उस छोटी कंपनी को वो जो है तुरंत पैसे नहीं देती है, तो उस वहां पर वो क्या करती है छोटी कंपनी, वो उससे बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर कमर्शियल बिल इशू कराती है, जो कि वो छोटी कंपनी ले जाके बैंक में देती है, एंड देन बैंक उस पे कुछ इंटरेस्ट काट के उसे वापस पैसे दे देते हैं। ठीक है, तो इससे बैंक का भी फायदा होता है, उसे भी तुरंत पैसा मिल जाता है। ठीक है, कमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि बिजनेस और कॉर्पोरेशन देते हैं। कमर्शियल पेपर यही होता है। ठीक है, कॉल और नोटिस मनी शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड लोन होती है। ठीक है, कॉल या नोटिस मनी शॉर्ट टर्म लोन्स होती है जो कि बोरो की जाती हैं और लेंड की जाती हैं कमर्शियल बैंक, ठीक है, या फिर कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा। ठीक है, या तो एक दिन के लिए या फिर 14 दिन के लिए। ठीक है, या तो फिर एक दिन के लिए या तो फिर 14 दिन के लिए। ठीक है, इसके बाद जो होता है हमारा बैंकर्स एक्सेप्टेंस, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि गारंटी किया जाता है कमर्शियल बैंक के द्वारा, जो कि ऑब्लिगेट करता है इशूअर को कि वो पे करे एक स्पेसिफिक सम स्पेसिफिक डेट पे। यानी इसे कौन इशू करता है, गारंटी करता है? कमर्शियल बैंक करती है। ठीक है, और ऑब्लिगेशन होती है इशूअर को कि वो पे करेगा एक स्पेसिफिक सम ऑन स्पेसिफिक डेट, यानी कुछ पर्टिकुलर मनी कुछ पर्टिकुलर डेट पे जो है वो पे करेगा। ठीक है, इसके अलावा अब हमने मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट देख लिया, अब हम देखेंगे कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट में हमारा सबसे पहला है इक्विटी। ठीक है, यानी इक्विटी मतलब क्या कि आपको शेयर किसका मिलेगा? ओनरशिप, कंपनी के ओनरशिप का शेयर मिलेगा। डेब्ट सिक्योरिटीज, डेब्ट सिक्योरिटीज क्या होती हैं? लोन्स जो दिए जाते हैं कंपनीज या फिर गवर्नमेंट को। ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होते हैं? बास्केट्स ऑफ सिक्योरिटीज जो कि ऑन द एक्सचेंज रेट इनको ट्रेड किया जा सकता है। डेरिवेटिव क्या होती हैं? ये फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होती हैं जिनकी वैल्यूज जो होती है डिराइव्ड कहाँ से होती है? अंडरलाइंग एसेट से। यानी एक डेरिवेटिव है वीट की, तो उसकी उस डेरिवेटिव की वैल्यू इस एसेट से, यानी ये जो एसेट है अंडरलाइंग एसेट जो कि रियल एसेट है, इससे डेराइव होगी। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है फॉरेन एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स टू एक्सचेंज वन करेंसी फॉर अनदर। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि एक करेंसी को दूसरे करेंसी के बदले में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमारी कमोडिटी मार्केट होती है, जैसे गोल्ड, अदर प्रीशियस मेटल मार्केट होती है, गैस, ऑयल, रियल स्टेट्स होते हैं। ठीक है, कलेक्टेबल्स होते हैं जैसे वाइन, कॉइन, आर्ट वर्क, इन्वेस्टमेंट होती है प्राइवेट कंपनी में। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को हमें ध्यान में रख के जो है किसी चीज को किसी भी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ये होता है हमारा कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में इक्विटी मार्केट होती है जहाँ पे हमारा क्या होता है? ओनरशिप। ठीक है,
उसके अलावा डेब्ट मार्केट होती है, ठीक है। डेब्ट मार्केट में क्या होता है कि डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स वो किए जाते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव मार्केट कहाँ होती है, इनकी वैल्यूज अंडरलाइंग एसेट से हमारी निर्धारित की जाती है, ठीक है। ये हमारा डेरिवेटिव मार्केट होता है। इसके बाद जो होता है हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो होती है क्लेम। अब तक हमने दो कंपोनेंट जो होता है, हमने स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम के दो कंपोनेंट्स पढ़ लिए। पहला जो हमने कंपोनेंट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सॉरी। पहला हमने कंपोनेंट पढ़ा था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है, जिसमें हमने कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट देख लिया। अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्राइमरी और ये भी सेकेंडरी में होते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम, लॉन्ग, ठीक है। तो फाइनेंशियल सिस्टम जो होता है फाइनेंशियल सर्विसेज और क्लेम में डील करता है, ठीक है। जो सिक्योरिटी होती है, मतलब जो भी सिक्योरिटी होती है एक डॉक्यूमेंट होती है, ठीक है। मान लो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकता है, जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं, जो उनके क्लेम्स होते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स होती हैं, सिक्योरिटीज होती हैं, उन्हीं को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, एक तो फाइनेंशियल सर्विसेज, एक क्लेम्स, एक फाइनेंशियल एसेट्स और सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटीज को दो सेंस में डिस्क्राइब किया जाता है, एक तो डॉक्यूमेंट या फिर सर्टिफिकेट कि आपको लोन दिया गया है, वो एज एविडेंस काम करता है, ठीक है, जैसे कि बॉन्ड में या फिर डिपॉजिट में, ठीक है, या फिर सप्लाई ऑफ कैपिटल इन सम अदर फॉर्म, ठीक है, जैसे कि शेयर्स वगैरह में, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट उसका सिक्योरिटी का कई फॉर्म का हो सकता है, शेयर, बॉन्ड, इक्विटी। इन केस ऑफ सर्टेन बॉन्ड डिपॉजिट इट में भी बैंक पासबुक भी हो सकती है, ठीक है। तो सिक्योरिटी जो है अ थिंग डिपॉजिटेड और प्लेजेस एज अ गारंटी ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ सम अंडरटेकिंग और पेमेंट ऑफ लोन। सिक्योरिटी एक जो है वो गारंटी की तरह काम करती है कि कोई लोन पेमेंट करना है या कोई आपको इंटरेस्ट मिलना है, वो सिक्योरिटी एज अ सिक्योरिंग थिंग काम करती है, ठीक है, गारंटी की तरह काम करती है। अब फाइनेंशियल सिक्योरिटीज प्राइमरी मार्केट्स में होती है, सेकेंडरी मार्केट में इशू की जाती हैं। तो प्राइमरी सिक्योरिटीज आर इशूड बाय द अल्टीमेट इन्वेस्टर डायरेक्टली टू द अल्टीमेट सेवर। यानी जो प्राइमरी सिक्योरिटी होती है वो अल्टीमेट इन्वेस्टर जो है, अल्टीमेट सेवर यानी तुरंत सेवर को जो है इशू कर देता है, ठीक है, एज ऑर्डिनरी शेयर या फिर डिबेंचर के फॉर्म में। जबकि सेकेंडरी सिक्योरिटीज जो होती हैं वो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज वगैरह पे आपको ये सिक्योरिटीज मिलेंगी, ठीक है। तो अल्टीमेट सेवर को वही वो करती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो होती हैं वो न्यूली क्रिएटेड सिक्योरिटीज होती हैं, ठीक है, जैसे स्टॉक बॉन्ड्स, ठीक है, जो कि ऑफर की जाती है पब्लिक को फर्स्ट टाइम, ठीक है। और ये जो होती है ये सेकेंडरी मार्केट में पाई जाती हैं, ठीक है, जहाँ पे इन्वेस्टर खरीदते ओन करते हैं, ठीक है। फिर इसका जो कंपनी जो होती है यूज करती है प्राइमरी मार्केट को, ताकि वहां से वो अलग अलग कैपिटल नीड्स को पूरा कर पाए, जैसे रिसर्च और डेवलपमेंट करना, ठीक है, डेब्ट को अपने घटाना। तो पहली बार जब सिक्योरिटी इशू करती है तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है, ठीक है, जहाँ पे प्राइवेट कंपनी जाती है पब्लिक के पास और पब्लिक को इशू करती है शेयर्स, ठीक है। और यहाँ पर एग्जिस्टिंग शेयर्स होती है उनमें ट्रेडिंग करी जाती है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है। यहाँ पर इन्वेस्टर जो होता है इन सिक्योरिटी को डायरेक्टली कंपनी से हम खरीदते हैं, अंडर राइट कराते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो होता है यहाँ पर डायरेक्टली उससे नहीं किया जाता है, जबकि स्टॉक एक्सचेंज पे ये सिक्योरिटीज पड़ी रहती हैं, ठीक है। अब हमारा होता है फीचर्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लिक्विड होना चाहिए कि आप जब चाहे उसे पैसों में कन्वर्ट करा पाए, मार्केटेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रेडिंग होनी चाहिए, उसकी रिवर्सबिलिटी होनी चाहिए, वो फिर वापस सिक्योरिटी में कन्वर्ट हो जाए, ट्रांसफरेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांजैक्शन कॉस्ट उसमें होना चाहिए, रिस्क और ऑफ कैपिटल एंड इनकम, मैच्योरिटी पीरियड होनी चाहिए, टैक्स उस पे होना चाहिए, कॉल या फिर बाई बैक ऑप्शन होना चाहिए, वोटेलिटी ऑफ प्राइसेस से वो भी ऊपर नीचे हो और रेट ऑफ रिटर्न उसका होना चाहिए, ठीक है। इक्विलिब्रियम कैसे होता है फाइनेंशियल मार्केट में, ठीक है। तो ये भी इसी तरीके से होता है कि जब हमारा फाइनेंशियल सप्लाई और फाइनेंशियल डिमांड जब इक्वल हो जाती हैं तो हमारा इक्विलिब्रियम वहां पर आ जाता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट को परफेक्ट कहा जाता है जब कि उसमें बहुत ज्यादा सेवर्स हो और इन्वेस्टर हो, जो सेवर्स और इन्वेस्टर रैशनल हो, ठीक है, वेल इन्फॉर्म्ड हो, पूरी इंफॉर्मेशन हो, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट ना हो, ठीक है, फाइनेंशियल एसेट डिविजिबल हो, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स जो हो उनके होमोजेनियस एक्सपेक्टेशंस हो, कोई टैक्सेस ना हो, ठीक है। तो ये देखो, जब हमारा डिमांड और सप्लाई,
ठीक है, आगे इक्वल हो गए, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसी से डिटरमाइन होता है, ठीक है। तो ये चीज जो है हमारी इक्विलिब्रियम आ जाती है। जब सप्लाई हमारी फाइनेंशियल एसेट्स की बढ़ गई तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे घट गया, जब डिमांड बढ़ गई तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर आ गया, ठीक है। तो सेम वही होती है, ठीक है। जो सप्लाई और डिमांड फॉर व्हाट, सप्लाई और डिमांड फॉर मनी, ठीक है। तो क्लासिकल थ्योरी कहती है कि सप्लाई ऑफ सेविंग और डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करती है, ठीक है। लोनेबल फंड थ्योरी आर्ग्यू करती है कि सप्लाई ऑफ और डिमांड फॉर लोनेबल फंड जो होता है वो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन करता है। कीन्जियन थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि सप्लाई और डिमांड फॉर मनी हमारा इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो क्लासिकल थ्योरी क्या कहता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए जो डिमांड होगी, means supply of saving for investment purpose और demand for savings for investment purpose, वो हमारा इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन करेगी। जबकि लोनेबल फंड कहता है कि लोन के लिए जो फंड चाहिए होते हैं उसमें हमारा क्या होता है, सप्लाई और इक्विलिब्रियम डिटरमिन्ड होता है, ठीक है। और जो कि कीन्जियन कहती है कि नहीं, ना इन्वेस्टमेंट डिमांड से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन्ड होता है, ना तो लोन से होता है, जबकि मनी की डिमांड की वजह से हमारा इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन होता है, ठीक है। तो सबके अलग अलग अपने व्यूज हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम फाइनेंशियल मार्केट में तब स्टेब्लिश होता है जब एक्सपेक्टेड डिमांड फॉर फंड फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मैच कर जाता है प्लान सप्लाई ऑफ फंड, ठीक है, जो कि जनरेट किया गया है सेविंग्स के थ्रू, ठीक है। तो द इक्वालिटी ऑफ टोटल डिजायर्ड बोरोइंग विद टोटल डिजायर्ड लेंडिंग इज नेसेसरी फॉर एस्टेब्लिशिंग इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई ऑफ फंड, जो सप्लाई ऑफ फंड के कौन कौन से मेजर डिटर्मिनेंट होते हैं, कहाँ से हमारा फंड का सप्लाई आता है, ठीक है। तो जो हाउस होल्ड सेक्टर सेव करती है, जो बिजनेस सेक्टर सेव करती है, जो गवर्नमेंट सेक्टर सेव करती है, ठीक है। द सेविंग ऑफ द इकोनॉमिक यूनिट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन इट्स डिस्पोजेबल इनकम एंड कंजम्पशन। सेविंग्स क्या होती है, इनकम माइनस कंजम्पशन, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हमारे सेविंग्स के वॉल्यूम को डिपेंड करती हैं, जैसे कि अभी आपकी इनकम क्या है, आपके इनकम में चेंजेस कितने हो रहे हैं, एज वाइज वेरिएशन क्या है इनकम में, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सर्टेनिटी वेल्थ की कितनी है, ओल्ड एज फैमिली मेंबर कितने हैं, इन्फ्लेशन कितना है, कंटीजेंसी या थ्रिफ्ट कितनी है, आप कितना बचत करते हैं, उससे भी आप सेविंग डिटरमिन करेंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कैरेक्टर, डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब डिमांड कैसे होती है, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड और सर्कुलेटिंग वर्किंग कैपिटल। अगर मान लो इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट डिमांड होगी, कंज्यूमर ड्यूरेबल के लिए डिमांड होती है, हाउसिंग के लिए मेन डिमांड होती है, ठीक है। आपके लिए इन्वेस्टमेंट डिमांड करेंट कैपिटल स्टॉक पे कितना आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करते हैं, क्या आपका डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक है, आपके पास इंटरनल फंड कितना है, आपका कॉस्ट ऑफ फंड कितना होता है, क्या टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है, उस पर हमारी इन्वेस्टमेंट डिमांड डिटरमिन करती है। तो डिमांड फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल किस पे डिपेंड करता है कि हमारे टेस्ट प्रेफरेंस क्या है, हमारा फैशन क्या है, हमारा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कितना है, यानी हम लोग कितना दिखाते हैं, कॉस्ट ऑफ फंड्स कितनी है, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम था, ठीक है। तो इसको हमने कवर कर दिया है इस वीडियो में, ठीक है। ये पार्ट 2 है इस वीडियो का। उसके अलावा होता है कुछ बैंकिंग सर्विसेज जो बैंक प्रोवाइड करती है, जैसे हमारा लॉकर फैसिलिटी हो गया, ठीक है, कैश फैसिलिटी हो गया, ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट फैसिलिटी हो गया, ठीक है। तो ये कुछ फैसिलिटीज है जो कि बैंक प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये ये कुछ चीजें और थी, ठीक। तो इसमें पूरा हमने स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम हमने खत्म कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, ठीक है। तो ये पूरा हमारा खत्म हो गया, ठीक है। थैंक यू।